सबसे मेन कंसेप्ट अब स्टार्ट होगा यहाँ से। अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में भी कंसेप्ट पूछा जाता है, गति की सापेक्षता। देखना कितना बढ़िया। हमने अभी यहाँ पर गति के नियम पढ़े हैं और गति की परिभाषा पढ़ी है, और उसके आधार पर अगर हम सापेक्षता का, अगर गति की सापेक्षता अगर बोले तो यहाँ पर इसका मेन कंसेप्ट समझने का क्या लगेगा। सपोज करें हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है, ठीक है, हम एक बड़े शहर में रहते हैं, सपोज करें कि एक बड़े गांव में रहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मानने में कुछ नहीं आ रहा। हमने मान लिया कि बहुत बड़े शहर में रहते हैं और हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा, फर्स्ट टाइम आता, फोन पर बात हो रही है, अच्छा आपका घर कहाँ है, हम आ रहे हैं, अरे वो तो सबसे पहले क्या बताएंगे तो भैया कहाँ से, ट्रेन से आ रहे हो, तो रेलवे स्टेशन से। भोपाल में हर कोई हमारे घर को तो जानता नहीं है, तो रेलवे स्टेशन से हमारे आसपास जो कोई एक लैंडमार्क बताते हैं कि उस फलाने ठिकाने स्कूल आ जाना, या उस टावर पर आ जाना, या उस ब्रिज के पास में आ जाना, फिर वहां से हमारा घर इधर लेफ्ट राइट में हमारा घर मिलेगा। कहने का मतलब हमारे घर की पोजीशन बताने के लिए हमें किसी एक लैंडमार्क की जरूरत पड़ेगी, एक चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो मेहमान हमारे घर बड़े आसानी से आ जाए। और बहुत दूर है कि रेलवे स्टेशन से घर आना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक पॉपुलर चीज बताएंगे, लैंडमार्क बताएंगे, और वहां से फिर हमारा घर 1 किलोमीटर है या उत्तर की ओर चले जाना, तो हमारा घर मिल जाएगा, या हमको वहां पर लेके जाएगा। तो कहने का मतलब हमें गति की स्थिति को बताने के लिए कि कोई वस्तु गतिमान है या स्थिर अवस्था में, उसके लिए एक निश्चित बिंदु का होना आवश्यक है। वैसे हमने जो परिभाषा दी थी उसमें भी स्थिर बिंदु की बात की थी ना। हमने बोला था कि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, गति बोला जाता है। तो अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर समझे तो सपोज करें कि हम एक बस है और इस बस में 2 दोस्त सफर कर रहे हैं। ये रोड है, इस रोड से बस जा रही है और इसके अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है, और भी बैठे हैं, लेकिन 2 दोस्त है, एक तो ये है और दूसरा कौन है, बी। और यहाँ पर कोई व्यक्ति सी बैठा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब ट्रेन में सफर करते हैं और आप खिड़की के बाहर झाँक के देखना तो ऐसा लगेगा पेड़ पौधे पर्वत सब ये क्या है, पीछे की ओर गति कर रहे हैं, हम स्थिर है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, पीछे की ओर गति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। रोड पर खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये बस गति कर रही है, रोड पर बैठा व्यक्ति, रोड पर खड़े व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि बस भी गति कर रही है और इसके अंदर साथ में पैसेंजर भी बस के साथ गति कर रहे हैं। सपोज करें कि सी, यहाँ पर कोई एक सी व्यक्ति है और यहाँ खड़ा है, अब सी को क्या दिखेगा, बस गति कर रही है, इसके अंदर ए और बी बैठे हैं, ये भी गति कर रहे हैं। इनको क्या दिखाई देगा कि ये जो यहाँ पर सी खड़ा है वो इधर की ओर गति कर रहा है। आपने देखा होगा कि बाहर की ओर कोई पेड़ सामने दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे वो गति करते हुए पीछे की ओर जाता है, लेकिन ए और बी को ऐसा लगेगा कि बस स्थिर है। क्यों बस स्थिर कैसे दिखाई दे रही है उनको, क्योंकि बस के अंदर का माहौल सब स्थिर है, समय के सापेक्ष उसका दोस्त के और इसके बीच का जो की दूरी है वो क्या है, फिक्स है। तो इनके दोनों के सापेक्ष ये क्या है, दोनों स्थिर है। इनके इसके सापेक्ष ये स्थिर है, इसके सापेक्ष ये स्थिर है, और दोनों के सापेक्ष बस भी क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है गति का की सापेक्षता का नियम। तो हम समझते हैं गति की सापेक्षता क्या होती है। अब देखते हैं हम गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता, सापेक्षता और गति की सापेक्षता क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। देखना वास्तव में अगर देखा जाए कि हमने क्या बोला कि वस्तु की जो स्थिति होती है वो 2 प्रकार से कुछ भी हो सकती है, या तो वो वस्तु विरामावस्था में है, या तो वो वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में। 2 स्थिति है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु विराम अवस्था में नहीं, दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु विराम अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है भाई विराम अवस्था में, हमने कल सुबह यहाँ रखा था, आज भी वहां है, 2 दिन बाद भी वहां पर, 8 दिन पहले से भी यही पर, तो विराम अवस्था में तो दिखाई दे रहा, लेकिन ये हमारे सापेक्ष विराम अवस्था में, भाई हमें विराम अवस्था में दिखाई दे रहा। हो सकता है कि हम ब्रह्मांड से उसको देख रहे हैं तो वो विराम अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा। जैसे देखना सोफा कहां पर है, हमारे घर में है, हमारा घर कहां पर है, पृथ्वी के ऊपर है, देखना पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर हमारा घर बना हुआ है, यहाँ पर यहाँ हमारा घर बना हुआ है। अगर हम यहां से देखें इसको तो विराम अवस्था में दिखेगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है ना, और वो अपनी घूमने पर भी घूम रही है, अक्ष के परिक्रमा भी घूम रही है, तो विराम अवस्था में क्या होगा। अगर यहां से अगर देखें तो ये विराम अवस्था में है क्या, नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये गतिमान अवस्था में।
कि डिपेंड करता है कि सपोज करें कि यहाँ पर अगर दो व्यक्ति है पृथ्वी पर खड़े, यहाँ पर दो व्यक्ति है, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, लेकिन इसके सापेक्ष दोनों विराम अवस्था में नहीं है। इसका मतलब विराम अवस्था या गति की अवस्था को बताने के लिए हमें इसकी सापेक्षता की बात की है। नाम से क्लियर है, सापेक्ष किसके सापेक्ष। अगर हमने ये बोला कि हमारा घर रेलवे स्टेशन से उत्तर में 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, इसका मतलब हमारा घर 5 किलोमीटर है, तो कहां से बताना पड़ेगा ना, कहां से, दिल्ली से 5 किलोमीटर है या कलकत्ता से 5 किलोमीटर है या स्टेशन से 5 किलोमीटर, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारे रेलवे स्टेशन से हमारा घर 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो इस बिंदु को क्या बोलेगा, सापेक्ष बिंदु कहा जाएगा। तो इस बिंदु के सापेक्ष हम देखेंगे कि इसकी स्थिति वास्तव में गतिमान है या स्थिर है। जैसा कि हमने अभी ट्रेन की बात की थी, बस की बात की थी, एक एग्जांपल लिया था इसके पहले, यहाँ पर काफी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि वास्तव में जब बस चल रही थी उसके अंदर 2 पैसेंजर बैठे थे और 2 पैसेंजर को वो तीसरा जो व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ा था वो गतिमान दिखाई दे रहा था, उस व्यक्ति को पूरी बस गतिमान दिखाई दे रही थी, उस व्यक्ति को उसके अंदर बैठे पैसेंजर गतिमान दिखाई दे रहे थे, और अंदर बैठे वाले व्यक्ति दोनों आपस में स्थिर दिखाई दे रहे थे, उनको दोनों को बस स्थिर दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सापेक्षता की बात की जा रही है कि जो बस थी और बस के अंदर जो 2 व्यक्ति बैठे थे, यहाँ पर देखना 2 व्यक्ति बैठे हुए, यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसके सापेक्ष ये स्थिर है, इसके सापेक्ष ये स्थिर है, दोनों के सापेक्ष बस स्थिर है, लेकिन तीसरा जो आदमी है यहाँ पर और तीसरे आदमी के सापेक्ष ये सारे के सारे गतिमान है। ठीक है, तो इस बिंदु को जहां से हम उसकी तुलना कर रहे हैं और जहां से हम उसकी स्थिरता या गति की बात कर रहे हैं, उस बिंदु को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। अगर आपने मैथ्स में अभी 2 चरों के रैखिक समीकरण अगर पढ़ा होगा तो उसमें निर्देशांक तल दिया था, देखना निर्देशांक तल दिया था, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, इस प्रकार से, और एक इसको क्या माना था, मूल बिंदु माना था। तो किसी भी वस्तु की स्थिति या किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए हमें एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से किसी भी वस्तु के स्थिर या अस्थिर होने के लिए उसे एक सापेक्ष बिंदु की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहा जाता है, गति की सापेक्षता कहा जाता है। गति की सापेक्षता की अगर अब परिभाषा अगर हम बनाए, गति की परिभाषा बनाए, तो हम यहां पर बोलेंगे किसी बिंदु के सापेक्ष, क्या बोला मैंने, इस बिंदु के सापेक्ष, मतलब जो मूल बिंदु जिसको बोल रहा है उस बिंदु के सापेक्ष समय के परिवर्तन के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु क्या कहलाती है, गतिमान कहलाती है। अब वास्तव में जो हमने जो शुरू में परिभाषा दी थी, अब वो परिभाषा यहाँ पर क्लियर होती है। बात क्लियर है, फिर से और एक बार आठ में गति की परिभाषा, क्योंकि गति पढ़ रहे हैं तो गति की पहले तो परिभाषा मालूम होना चाहिए, और इसके बाद में और फिर टॉपिक बढ़ते जाएंगे और उसमें हमें इसको एड करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, किसी बिंदु के सापेक्ष, देखना ये एक बिंदु है जिसको हमने मूल बिंदु माना, ठीक है, किसी बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है, और वस्तु में परिवर्तन अगर नहीं होता तो वो क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। तो ये हो गई गति की सापेक्षता का नियम। लेकिन अब हमें समझना है कि वस्तुएं जो होती है, राशियां जो होती है, वो राशियां 2 प्रकार की होती है, राशियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि, सदिश राशि बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये मतलब छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। जो राशियों के प्रकार लिखा रहा हूं मैं, ये सदिश राशि और अदिश राशि है। सदिश राशि अदिश राशि की 11th 10th क्लास में बहुत जरूरत पड़ेगी, और 11th में तो डायरेक्ट चैप्टर मिलेंगे। 12th क्लास में मैथ्स का भी इसका बहुत बड़ा चैप्टर है सदिश, ठीक है ना, और उसके बाद कॉलेज लेवल में भी पढ़ना है। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि ये अभी बेसिक चीज है, और अभी बहुत ज्यादा सदिश और अदिश के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। सदिश और एक होता है अदिश राशि, अदिश राशि, और बड़ा सिंपल है, देखना। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ है, तो हम उनको बताते हैं कि अच्छा एक काम करना, आप वो उस स्कूल के पास में आ जाना, जो भी स्कूल है, और उस स्कूल से उत्तर दिशा की ओर जाना, तो 100 मीटर पर हमारा घर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया, यहां पर मैंने क्या होता है, एक स्कूल है, स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर आना, कितना, 100 मीटर की दूरी पर, किधर, उत्तर दिशा की ओर, किधर, उत्तर दिशा की ओर आना, तो यहाँ पर हमारा घर है। और वो वास्तव में वो व्यक्ति बस में बैठता है, बस वाले से बोलता है कि वो स्कूल कहाँ पर है, ऑटो से या टैक्सी से जिससे बैठता है, और रेलवे स्टेशन से वो घर नहीं पूछता ही, वो बोलता है कि उस स्कूल ले चलो,
और उस स्कूल में ले जाने के बाद में फिर वो बोलता है कि यहाँ से 100 मीटर नॉर्थ में चलो, उत्तर दिशा में चलो, और उसका घर उसको मिल जाता। कितना आसान काम हो गया। यहां पर उसने अपने घर की स्थिति को बताने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया। एक तो क्या बोला, किसका यूज किया, दूरी का, और दूसरी दिशा की का भी यूज किया। दो राशियों का यूज किया। दूरी मतलब 100 मीटर और दिशा मतलब उत्तर। ऐसा बोला ना उसने। जहां पर दिशा और परिमाप, इसको बोला जाता है परिमाप, कितना दूर है, परिमाण कितना दूर है, 100 मीटर। किस दिशा में, इसको बोला जाता है दिशा। किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा। ठीक है। तो ऐसी राशियां जिसको प्रकट करने के लिए या जिसको प्रदर्शित करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको क्या बोला जाएगा, सदिश राशियां कहा जाता है। और ऐसी राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए या प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियां